हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं। कोई अपनी सेहत, कोई अपनी आर्थिक स्थिति, तो कोई अपने रिश्ते, और हम मेहनत भी करते हैं। लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी हम वहीं के वहीं रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। क्या हो अगर वो असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर हो। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पहेली को सुलझाने का दावा करती है। यह जोसेफ मर्फी की किताब द मिरेकल पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। और इसका मकसद सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा जैसी बातें करना नहीं है, बल्कि उस कैसे को समझना है जिसके जरिए हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को आकार देती है। तो चलिए इस दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम की परतें खोलते हैं। हम अक्सर मन की बात करते हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक हमारे पास एक नहीं दो मन है, एक सचेत और एक अवचेतन। ये दोनों हैं क्या और इनमें फर्क क्या है? यहाँ एक बहुत ही दमदार और सरल एनालॉग यानी उपमा दी गई है। अच्छा, हाँ। सोचिए कि आप एक जहाज के कप्तान हैं। हाँ। आपका सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड वो ही कप्तान है। वो फैसले लेता है, तर्क करता है, बाहर की दुनिया को देखता है और आदेश देता है। जैसे हमें बाएं मुड़ना है या रफ्तार तेज करो। बिल्कुल। तो जो मैं और आप अभी सोच रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वो हमारा सचेत मन है। ठीक है, तो फिर अवचेतन मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन है उस जहाज का इंजन रूम और क्रू। वो कप्तान से सवाल नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि बाएं क्यों मुड़ना है, क्या ये सही है। नहीं, उसका काम सिर्फ आदेश का पालन करना है। हाँ, उसका काम सिर्फ आदेश का पालन करना है। कप्तान ने जो भी आदेश दिया, क्रू उसे हकीकत में बदलने के लिए पूरी मशीनरी को काम पर लगा देता है, चाहे वो आदेश जहाज को बंदरगाह की तरफ ले जाए या चट्टान की तरफ। वो तर्क नहीं करता, वो सिर्फ विश्वास और भावना को समझता है। लेकिन ये तो थोड़ा डरावना भी है। इसका मतलब अगर कप्तान यानी हमारा सचेत मन तनाव में है, डरा हुआ है या बार बार गलत फैसले ले रहा है, हाँ, तो क्रू आंख बंद करके जहाज को डुबो भी सकता है। बिल्कुल। और यही इस किताब की सबसे बड़ी चेतावनी और सबसे बड़ा अवसर भी है। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें गुलाब के बीज डालें या जहरीले पौधों के, वो भेदभाव नहीं करेगा। वो बस अपनी पूरी शक्ति से उसे उगा देगा। उसे सही गलत अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ बीज की क्वालिटी से मतलब है, जो कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हैं। तो जो छोटी छोटी नकारात्मक बातें हम दिन भर खुद से कहते रहते हैं, जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब है या मुझसे ये काम नहीं होगा, वो असल में हम अपने इंजन रूम को सीधे सीधे आदेश दे रहे होते हैं। हाँ, और सिर्फ विचार नहीं, यहाँ एक सूत्र दिया गया है, विचार प्लस भावना बराबर वास्तविकता। खाली विचार में उतनी शक्ति नहीं है जितनी उस विचार से जुड़ी भावना में है। अगर आप डर और शंका के साथ किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप उसी डर और शंका को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने का आदेश दे रहे हैं। और अगर आप गहरे विश्वास और खुशी की भावना के साथ सोचते हैं, तो आप सकारात्मकता को आमंत्रित कर रहे हैं। भावना ही वो ईंधन है जो विचार को अवचेतन मन की गहराई तक ले जाती है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये विचार कि हमारा दिमाग हमारी हकीकत को बदल सकता है, ये तो लगभग जादुई लगता है। स्रोत में मानसिक उपचार और चमत्कार का जिक्र है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इसके पीछे कोई तर्क भी है? क्योंकि ये विज्ञान के दायरे से बाहर लगता है। देखिए, इसका सीधा संबंध अवचेतन मन की कार्यप्रणाली से है। ये मन कभी सोता नहीं। जब हम सो रहे होते हैं, तब भी ये हमारे दिल की धड़कन, सांस और शरीर की लाखों कोशिकाओं को नियंत्रित कर रहा होता है। ये शरीर की हर प्रक्रिया से जुड़ा है। ठीक है। स्रोत बताते हैं कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो असल में अवचेतन मन की उपचार शक्तियों का एक तीव्र सक्रियण है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्लेसिबो प्रभाव। हाँ, प्लेसिबो प्रभाव। इसके बारे में सुना है? जहाँ डॉक्टर मरीज को चीनी की गोली ये कहकर देता है कि एक नई और शक्तिशाली दवा है, और मरीज ठीक भी हो जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस चीनी की गोली में कोई शक्ति नहीं थी। शक्ति मरीज के अपने विश्वास में थी। अच्छा। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि वो ठीक हो जाएगा, उसके सचेत मन ने ये विश्वास अवचेतन मन को भेज दिया, और अवचेतन मन ने, जो शरीर की उपचार प्रणाली को नियंत्रित करता है, उसे आदेश मानकर शरीर के अंदर वास्तविक मापने योग्य शारीरिक परिवर्तन शुरू कर दिए। एक तरह से उसने शरीर के अपने ही भीतरी दवाखाने को खोल दिया। वाह! तो ये कोई नई युग की बात नहीं है, ये तो विज्ञान है जो हमारे विश्वास की शक्ति को साबित कर रहा है।
किताब जिसे चमत्कारी उपचार कह रही है, विज्ञान उसे मन शरीर का गहरा संबंध कह रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिर्फ नाम अलग है, सिद्धांत एक ही है। हाँ, अवचेतन मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विश्वास का स्रोत क्या है। वो कोई पवित्र स्थान हो, कोई तावीज हो, कोई प्रार्थना या हो, डॉक्टर की दी हुई शुगर की गोली। हाँ, या डॉक्टर की दी हुई शुगर की गोली, वो सिर्फ एक चीज को पहचानता है, विश्वास की प्रबलता और गहराई। आपका अटूट यकीन ही उसके लिए अंतिम आदेश है। ठीक है, तो अगर हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली लेकिन साथ ही इतना भोला है कि वो किसी भी आदेश को मान लेता है, तो फिर उसे सही तरीके से प्रोग्राम करना सबसे जरूरी हो जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? इसके लिए क्या कोई व्यवहारिक तरीके, कोई टूल्स बताए गए हैं? हाँ, कुछ बहुत ही स्पष्ट और कारगर तकनीकें बताई गई हैं। पहली है दृश्य कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन। लेकिन ये सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना नहीं है, ये उसे अपनी कल्पना में जीना है। मान लीजिए आपका लक्ष्य एक नया घर खरीदना है, तो आपको सिर्फ घर की तस्वीर नहीं देखनी, बल्कि महसूस करना है कि आप उस घर में रह रहे हैं। अच्छा, आप सोफे पर बैठे हैं, नए पेंट की महक आ रही है, खिड़की से धूप आ रही है। उस अनुभव से जुड़ी हर भावना को, हर इंद्रिय को महसूस करना है। तो ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल हुई। बिल्कुल, और ये सिर्फ अच्छा सोचने वाली बात नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप किसी चीज की विस्तार से कल्पना करते हैं, तो आपके दिमाग में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होते हैं जो असल में उस काम को करते समय होते हैं। तो आप अपने दिमाग को सफलता के लिए पहले से ही वायर कर रहे हैं। आप उसे उस नई हकीकत का आदी बना रहे हैं। ठीक है, ये पहली तकनीक हुई। और दूसरी है सकारात्मक वाक्यों को दोहराना, यानी एफर्मेशंस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है जिस पर ग्रोथ खास ध्यान दिलाता है। और वो क्या है? क्या इसमें टॉक्सिक पॉजिटिविटी का खतरा नहीं है? मतलब असल समस्याओं को नजरअंदाज करके बस सब अच्छा है, मैं अमीर हूँ दोहराते रहना, जबकि आप किराया देने के लिए भी संघर्ष कर रहे हो। ये तो खुद से झूठ बोलने जैसा लगता है। बहुत ही जरूरी सवाल है ये, और स्रोत इस दुविधा को सीधे संबोधित करता है। अगर आपका सचेत और अवचेतन मन आपस में लड़ रहे हैं, तो अवचेतन हमेशा जीतेगा। हमेशा। अगर आप मुंह से कह रहे हैं मैं अमीर हूं, लेकिन आपका दिल और दिमाग चीख रहा है कि ये झूठ है, तो आपका अवचेतन मन उस अंदरूनी भावना को ही पकड़ेगा। इसलिए अफर्मेशंस को हकीकत के करीब और भावनात्मक रूप से सच्चा होना चाहिए। तो मैं अमीर हूं की जगह क्या कहना चाहिए? उसकी जगह आप कह सकते हैं हर दिन, हर तरह से मैं और ज्यादा समृद्ध होता जा रहा हूं, या मैं धन और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हूं। ये ज्यादा विश्वसनीय लगता है और दिमाग में टकराव पैदा नहीं करता। तो मतलब भावना ही असली चाबी है। अगर वाक्य दोहराते हुए आपको अंदर से अच्छा और सच्चा महसूस नहीं हो रहा, तो वो काम नहीं करेगा। एकदम सही। और तीसरी तकनीक, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है सोने से ठीक पहले का समय। अच्छा, वो क्यों? जब हम नींद में जा रहे होते हैं, तो हमारा सचेत मन, यानी वो तर्क करने वाला कप्तान, थककर शांत हो जाता है। दिमाग की तर्क वितर्क की दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं। उस समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और ग्रहणशील होता है। उस अलसाई हुई अवस्था में अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, उसे महसूस करना या कोई सकारात्मक सुझाव देना, वो सीधा बिना किसी फिल्टर के अवचेतन की गहराई में चला जाता है। और ये भी बताया गया है कि शक या संदेह इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसा है जैसे आपने जमीन में एक बीज बोया और फिर हर रोज उसे खोदकर देखने लगे कि वो उगा या नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसा करने से बीज कभी नहीं उगेगा। उसे विश्वास के पानी से सींचकर छोड़ना पड़ता है। संदेह एक तरह का विरोधाभासी आदेश है। कैसे? एक तरफ आप कहते हैं मेरा व्यापार सफल हो रहा है, और दूसरी तरफ सोचते हैं क्या ये सच में काम करेगा, कहीं मैं अपना समय तो बर्बाद तो नहीं कर रहा। अवचेतन मन इन मिले जुले संकेतों से भ्रमित हो जाता है और कोई नतीजा नहीं देता। स्पष्टता और अटूट विश्वास बेहद जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि ये सेहत के मामले में कैसे काम करता है, क्योंकि मन और शरीर सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या यही सिद्धांत पैसे जैसी बाहरी चीज या सफलता या रिश्तों पर भी लागू होता है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इस बारे में स्रोत क्या कहता है? ये एक आम शंका है और स्रोत इसे बहुत विस्तार से समझाता है। चलिए धन की बात करते हैं। ये हवा में से पैसा बनाने की बात नहीं है। ये आपकी धन चेतना, वेल्थ कॉन्शियसनेस को बदलने की बात है। धन चेतना? हाँ, ज्यादातर लोगों को बचपन से सिखाया जाता है पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है।
ये विचार हमारे अवचेतन में गहरे बैठ जाते हैं। और फिर ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। अगर आपका अवचेतन मन मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो वो आपको सिर्फ वही अवसर दिखाएगा जहां बहुत मेहनत हो। वो आपको बड़े अवसरों को देखने ही नहीं देगा, या अगर दिख भी गए तो आपको उनसे डर लगेगा। अच्छा। किताब में एक सेल्समैन का उदाहरण है जो लगातार खुद को ये कहता था कि बिक्री मेरे लिए आसान है और पैसा सहजता से मेरी ओर आता है। शुरू में ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। वो बड़े क्लाइंट से मिलने में हिचकिचाता नहीं था और अंततः उसकी आमदनी सच में बढ़ गई। तो सोच ने एक्शन को प्रेरित किया और एक्शन ने परिणाम दिए। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करने के बारे में है कि वो अवसरों को पहचाने और उन पर काम करने का आत्मविश्वास दे। और सफलता के बारे में भी यही बात है। हाँ, वही बात है। आपका अवचेतन मन एक फिल्टर की तरह काम करता है। अगर उसे सफलता के लिए प्रोग्राम किया गया है तो वो हर स्थिति में अवसर तलाशेगा। असफलता को भी वो एक सीख की तरह देखेगा। और अगर उसे असफलता के लिए प्रोग्राम किया गया है तो वो हर अवसर में सिर्फ खतरा और मुश्किलें ही देखेगा। और रिश्तों के बारे में, उसके बारे में तो एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है ना? हाँ, कि हमारे बाहरी रिश्ते हमारे खुद के साथ के रिश्ते का आईना होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते हैं, उसके दोषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अनजाने में ही उसके साथ अपने व्यवहार को वैसा ही बना लेते हैं। और फिर सामने से भी आपको वैसी ही प्रतिक्रिया मिलती है। स्रोत एक तकनीक बताते हैं, जिस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब हैं उसके बारे में मन ही मन अच्छी बातें सोचें, उसकी खूबियों को याद करें और उसे मानसिक रूप से शुभकामनाएं दें। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर अगर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो। मुश्किल है, लेकिन ये उसके लिए नहीं, आपके लिए है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उस व्यक्ति से जुड़ी नकारात्मक भावना को बदल रहे होते हैं। और जब आपकी अंदरूनी भावना बदलती है तो आपका व्यवहार और आपकी ऊर्जा बदल जाती है। और अक्सर सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। आश्चर्यजनक रूप से बदल जाती है, क्योंकि जो आप बाहर भेजते हैं वही लौट कर आता है। ये सब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हम सब अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर चलते हैं। बचपन का कोई डर, कोई पुरानी असफलता की याद, या किसी के प्रति मन में बैठी कड़वाहट, ये चीजें इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा बन सकती हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? स्रोत के अनुसार सबसे बड़ी बाधा हमारे गलत विश्वास हैं, जिन्हें हमने जीवन के अनुभवों से सच मान लिया है। और डर को बहुत खूबसूरती से परिभाषित किया गया है। डर कल्पना का नकारात्मक उपयोग है। कल्पना का नकारात्मक उपयोग? हाँ, जब आप किसी अनहोनी की कल्पना करते हैं तो आप डरते हैं। आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसका अंत बुरा है। करना सिर्फ इतना है कि अपनी कल्पना शक्ति को डर से हटाकर विश्वास की ओर मोड़ना है। उसी कल्पना शक्ति का उपयोग करके वो फिल्म देखनी है जिसका अंत अच्छा है। तो डर भी आखिरकार एक विचार ही है, जिसे हमने अपनी भावनाओं से शक्ति दे दी है। और कड़वाहट या किसी को माफ न कर पाने की भावना का क्या है कि क्षमा दूसरे व्यक्ति के लिए एक उपहार नहीं है, ये खुद के लिए है। किसी के प्रति क्रोध या द्वेष रखना अपने दिमाग में एक जहरीला पौधा उगाने जैसा है। ये आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को सोखता रहता है। मतलब ये वैसा ही है जैसे कहते हैं ना कि हम जहर खुद पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मरेगा। बिल्कुल यही। क्षमा उस जहर को अपने सिस्टम से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। ये दूसरे व्यक्ति को सही ठहराना नहीं है, ये खुद को उस बोझ से आजाद करना है, ताकि उस जगह पर कुछ अच्छा उगाया जा सके। हाँ, जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उस कीमती जगह को खाली करते हैं जिसका उपयोग आप अपनी भलाई, सेहत और सफलता के लिए कर सकते हैं। ये अपने दिमाग की जमीन से उस जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकने जैसा है। तो मतलब अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटें तो हमारा जीवन कोई संयोग नहीं है, ये हमारे अवचेतन मन में चल रहे विचारों, विश्वासों और भावनाओं का ही एक प्रतिबिंब है। हम जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसकी शुरुआत हमारे अपने मन में हुई है। असली काम बाहर नहीं, अंदर है। बिल्कुल। अगर हम अपनी सोच की बागडोर अपने हाथ में ले लें, अगर हम अपने दिमाग के बाग के माली बन जाएं और ध्यान से चुनें कि कौन से बीज बोने हैं, तो हम सिर्फ अपनी आज की परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि अपने आने वाले कल की पूरी रचना को बदल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही एक बहुत बड़ी आजादी का एहसास देता है। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। किताब में एक अध्याय हमेशा युवा बने रहने पर है। अच्छा। उसमें कहा गया है कि उम्र शरीर की नहीं, सोच की होती है।
हमारा अवचेतन मन समय को नहीं जानता। अगर हम लगातार खुद को बूढ़ा, थका हुआ और कमजोर होने के संदेश देते हैं तो हमारा शरीर उन आदेशों का पालन करने लगता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, अगर हमारे विचार, हमारी सेहत, हमारी सफलता और हमारे रिश्तों को आकार दे सकते हैं, तो क्या उनकी शक्ति की कोई सीमा है? क्या वे हमारे उम्र बढ़ने जैसी बुनियादी जैविक प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।